हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उसका आज ये छठा पार्ट है। और आज हम फिर से हमारे सेक्शन डी को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझा था। और आज उससे आगे हमारी जो दो पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी है फायर एंड आइस, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम देखने वाले हैं दोनों के। तो मेरी फिर सभी से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन बैंक है, इसको तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। साथ में अभी आपका मॉडल पेपर भी आ गया है क्लास 10th के लिए, उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए सभी से फिर से ये रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ सके। ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो निश्चित तौर पर 10th की ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, यानी कि बर्फ़ की धूल। देखिए, ये किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा था। और पहला ही प्रश्न यानी कि जो 14th जो क्वेश्चन है वो इसमें यही पूछा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो पोयम के पोएट कौन है? तो आप कह देंगे रॉबर्ट फ्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, वाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। देखिए, क्रो है, अब इसमें काऊ आ गया है, पर हमारे पार्ट में क्या है? क्रो है ना, कौवा है। तो देखिए क्या है प्रश्न का मतलब, कि जो कौवा है वो कवि पर क्या गिराता है? तो देखिए, वो गिराता है डस्ट ऑफ स्नो। वास्तव में क्या हो रहा है कि जो कौवा है वो एक हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ पर, हेमलॉक नाम का एक पेड़ होता है और उस पर वो बैठा हुआ है कौवा। और जब कवि वहाँ से गुजर रहा होता है, कवि ऑलरेडी दुखी है, और जैसे कवि उस पेड़ के नीचे आता है, कौवा उस शाखा को हिला देता है, उन डालियों को हिला देता है, और जिसकी वजह से कवि के ऊपर जो बर्फ़ के टुकड़े गिर जाते हैं या बर्फ़ गिर जाती है, और उससे कवि का मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि जो कौवा है वो उस कवि के ऊपर क्या गिराता है? तो डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। फिर अगला है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, कि जो बर्फ उसके ऊपर गिरी है कवि के ऊपर, उसने कवि को प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है? बाय चेंजिंग हिज मूड, उसका मूड बदल गया ना, उसका मूड अच्छा हो गया, मूड खराब था उसका, ठीक है। अब अगला है वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कि कौवा कहाँ बैठा हुआ था? और मैंने अभी आपको बताया पेड़ का नाम क्या है? हेमलॉक। तो हम कहेंगे ऑन ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कैसा होता है? जो जहरीला होता है, मतलब वो जो पेड़ है वो जहरीला होता है और उसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, कि इस कविता जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें कवि ने क्या बचाया है? तो कवि का आधा दिन तो खराब हो गया था, और बाकी आधा दिन जो है उस कौवे की वजह से, जिसने बर्फ गिरा दी थी कवि के ऊपर, तो उसका दिन बच गया था, तो बाकी दिन उसका बच गया। सम पार्ट ऑफ द डे है ना, तो बाकी उसका दिन जो है वो सुधर गया, नहीं तो पूरा दिन ही उसका निराशा में चला जाता। अब अगला है, फिर से हमारी अगली पोयम है फायर एंड आइस, और ये जो कविता है ये भी रॉबर्ट फ्रस्ट ने ही लिखी है। और इस कविता में सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि चाहे नफरत हो या हिंसा, दोनों ही संसार को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाएगी। वो चाहे हिंसा की वजह से या चाहे नफरत की वजह से, दोनों ही वजह से संसार समाप्त हो जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि हिंसा से ज़्यादा नफरत को ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, कि नफरत जो है वो तो और भी खतरनाक होती है। देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। पहला है हु हैज़ रिटन द पोयम फायर एंड आइस, किसने लिखा है इसको? रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा, वाट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोयम फायर एंड आइस, कि जो बर्फ है, फायर एंड आइस हमारी कविता का नाम है, इसमें आइस भी है, आग और बर्फ। तो बर्फ किस बात का प्रतीक है यहाँ पर? तो जो बर्फ है ना वो प्रतीक है हेटर्ड, नफरत का, ठीक है।
अगला देखते हैं, वाट डज फायर सिंबोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। अब आग का पूछा है कि भाई आग किस बात का प्रतीक है, तो आग है डिजायर का, इच्छा का, महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, ठीक है, डिजायर पर जाएंगे आप। फिर अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिश, कि भाई पेरिश शब्द का क्या मतलब है जो इस कविता में आया है, तो इसका मतलब होता है समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, मर जाना। तो ये है हमारा डाई, ठीक है, डी वाला उत्तर हमारा। फिर अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रस्ट व्हाट विल एंड वन डे, कि रॉबर्ट फ्रस्ट के अनुसार एक दिन क्या समाप्त हो जाएगा, तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। तो आप जाएंगे 23वें के ए पर जाएंगे कि एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, उसके बाद अगले पार्ट में अगला चैप्टर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो से आपकी तैयारी होगी। आपको शेयर जरूर करना है और पूरे वीडियो को देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।